नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग। राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग में बहुत बड़ा खेला हो गया है। यूपी और हिमाचल में सियासी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इस शो में आज आप क्या कुछ देखने वाले हैं, सबसे पहले एक एक कर उन तमाम खबरों का ब्यौरा आपके सामने रख देती हूं। एक नजर डाल लेते हैं आज शो में कौन कौन सी खबरें हम आपको दिखाएंगे। और सिलसिला जो शुरू करने जा रहे हैं हम, वो हिमाचल प्रदेश की खबर से होगा। पहाड़ में बीजेपी का खेल, कांग्रेस फेल, ये वो पहली खबर जो आज आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से सुक्खू जाएंगे या फिर सरकार जाएगी, हिमाचल में यह सवाल भी बड़ा हो गया है। साथ ही आज बात शो में उत्तर प्रदेश की होगी। समाजवादी पार्टी में नहीं है मेल, मतलब क्या साइकिल का ब्रेक हो गया है फेल, इसको लेकर भी विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे। और अगली खबर वो भी यूपी में ही, बीजेपी की नई खोज, रायबरेली में मनोज, क्या लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से मनोज पांडे को बीजेपी उतारने वाली है चुनाव मैदान में। राज्यसभा का रण, 80 सीटों का प्रण, यह भी वो बड़ी खबर जो आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां आज बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है। राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला हुआ और अब इंतजार नतीजों का है। कम से कम कांग्रेस के 6 विधायकों ने, माना यह जा रहा है, क्रॉस वोटिंग कर दी है। यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। फिलहाल इंतजार वोटों की गिनती के बाद ही, जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी ने कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू के वोट को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी आरोप लगा रही है सुदर्शन बबलू के वोट के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी सुदर्शन बबलू का वोट रद्द होने तक वोटों की गिनती नहीं करने की मांग कर रही है। संख्या के हिसाब से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय लग रही थी, लेकिन कांग्रेस में बगावत ने पूरा खेल खराब कर दिया। क्रॉस वोट से कैसे लगी कांग्रेस को चोट, पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मौसम बदल रहा है और हिमाचल में सियासी हवा का रुख भी बदलता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस आहट को भांप चुके हैं और इस हेलीकॉप्टर के जरिए आज वो अपनी आखिरी कोशिश करते हुए नजर आए। कंबल ओढ़ाकर विधानसभा लाए गए कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू को वोट दिलाने के लिए होशियारपुर के अस्पताल से बाकायदा हेलीकॉप्टर में लाया गया। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बबलू को वोट दिलाने लेकर गए। बबलू आखिरी 68वें विधायक थे जिन्होंने आज अपना वोट दिया, लेकिन तब तक खेल हो चुका था, क्योंकि कैमरे पर आए सीएम सुक्खू दावे के साथ ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उनके सभी 40 विधायक एकजुट हैं। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। कायदे से देखिए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत में कोई रोड़ा नहीं था। 68 सदस्यों वाले सदन में कांग्रेस के 40, बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं थे और इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने खेला कर दिया। आज स्पेशल खुशी लग रही है आपके चेहरे पर, क्या क्रॉस वोटिंग करवाने में आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली है? अब देखिए, हमने तो रिक्वेस्ट की थी, सबसे वोटरों से मिले थे और मैं तो पुराना कांग्रेस का आदमी हूँ, मेरे हाथ के ग्रूम किए हुए हैं बंदे, तो मैंने उनसे कहा था अपनी अंतरात्मा को देख के वोट कीजिए। मैं तो यहाँ स्थानीय आदमी हूँ, यहाँ हिमाचल का आदमी हूँ, तो ये तो बाहर के आदमी है। ये थोड़ा देखिए, हमारे केसेस लड़ रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। नंबर ना होते हुए भी बीजेपी ने जिस प्लान के साथ अपना उम्मीदवार उतारा था, उस प्लान में पार्टी के रणनीतिकार कामयाब हुए और वोटिंग के दौरान कांग्रेस के विधायक टूट गए। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जो कहा, वो पार्टी में दरार के साफ संकेत दे रहा है।
जो बातें छिनकर आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरीके का एक रुख अपनाया है। अगर ऐसा है तो ये एक चिंता का विषय है और मैंने तो हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखा है और जो कुछ भी इश्यूज है उसकी आने वाले समय में थ्रेडबैर तरीके से देखा जाएगा कि क्या उसमें कमी थी क्या नहीं थी। कांग्रेस के जिन विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की आशंका पार्टी सूत्रों की तरफ से जताई गई, उसमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बक्सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के नाम शामिल हैं। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही बागी तेवर दिखाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सुधीर शर्मा ने लिखा था, स्वाभिमान से समझौता यानी पहचान का अंत। 4 बार के विधायक सुधीर शर्मा हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सुधीर ने पहली बार 2003 में विधानसभा का चुनाव जीता था, 2022 में एक बार फिर जीते और सरकार बनने के बाद मंत्री पद की रेस में थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब बागी तेवर दिखाने के बाद कुछ दिनों से चर्चा शुरू हो गई थी कि सुधीर शर्मा को जल्द ही मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इन चर्चाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब भूख लगी हो रोटी तभी खाई जाती है। सुधीर शर्मा का पाला बदलना हिमाचल के कांगड़ा में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। 2022 में कांग्रेस को जो जीत मिली थी, उस जीत में सुधीर शर्मा की कांगड़ा की 10 सीटों पर बड़ी भूमिका रही थी। इसी तरह सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा भी पिछले कई दिनों से अपना बागी रुख दिखा रहे थे। 22 फरवरी को ही राजेंद्र राणा ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। राजेंद्र राणा भी मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सुक्खू सरकार में इनका नंबर नहीं लगा। माना जाता है कि इस वजह से राजेंद्र राणा नाराज थे और करीब साल भर से अपनी नाराजगी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जाहिर कर रहे थे, लेकिन तब पार्टी ने बहुत गंभीरता से इनकी बातों को नहीं लिया। 2 दिन पहले ही राजेंद्र राणा ने अपने समर्थकों के साथ सुजानपुर में मीटिंग की थी और कहा था कि सुजानपुर की जनता जूठा खाने के लिए नहीं है। समर्थकों से उन्होंने कहा था कि अब मंत्री बनने का सवाल ही नहीं है, हर किसी की इज्जत होती है और वो खानाबदोश नहीं है। उसी दिन से माना जाने लगा था कि राजेंद्र राणा कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हिमाचल में क्या होगा, तो 2 विकल्प सामने दिख रहे हैं। पहला तो ये कि सुक्खू अपने विधायकों का समर्थन खो चुके हैं, तो उनका जाना लगभग तय दिख रहा है। दूसरा विकल्प जो दिख रहा है वो ये कि बागी विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो सरकार गिर जाएगी। आगे इन 2 विकल्पों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है उसके मुताबिक तो 34 वोट दोनों उम्मीदवारों को, मतलब कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि तस्वीर तभी साफ होगी जब गिनती पूरी होगी। वैसे अगर आंकड़ा बराबर पर आकर टिकता है तो फिर एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि फैसला रिटर्निंग अधिकारी टॉस के जरिए भी कर सकते हैं। हालांकि अभी ये बातें तभी तक चर्चा में हैं जब तक गिनती नहीं होती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले जैनेंद्र से जानते हैं, क्या हिमाचल में काउंटिंग शुरू हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोमाना। काउंटिंग शुरू होते ही हंगामा होने लगा और जो रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, सुदर्शन बबलू के वोटिंग को लेकर के जिस तरीके से पूरा तंत्र लग गया, उस पर ऑब्जेक्शन बीजेपी ने खड़ा किया और जयराम ठाकुर ने कहा कि इनका वोट काउंट न किया जाए, अलग रख दिया जाए और एक तरीके से बीजेपी ने परोक्ष रूप से उनका वोट रद्द करने की मांग की। इसके बाद से वोटिंग जो है वो फिलहाल रुकी हुई है और अंदर से कोई अपडेट नहीं आई है। अंदर काफी गहमा गहमी है, लेकिन माना जा रहा था कि केवल 68 वोट हैं। गिनती में आधे घंटे में गिनती पूरी हो जाएगी, लेकिन 1 घंटा होने वाला है और कोई संकेत अंदर से नहीं है और अंतर गहमा गहमी काफी ज्यादा है। अंदर कौन कौन इस वक्त मौजूद है जैनेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखिए ये जो आप मेरे सहयोगी अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे, ये जो आप बिल्डिंग देख रही हैं, इसी के अंदर वोटिंग भी हुई है और अब काउंटिंग भी हो रही है। दोनों जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी और बीजेपी के हर्ष महाजन, वो मौजूद हैं। उनके काउंटिंग एजेंट और पोलिंग एजेंट मौजूद हैं।
और इसके अलावा इसी में सरकारी लाउंज भी है और विपक्ष का लाउंज भी है। तो बीजेपी और कांग्रेस के ज्यादातर विधायक भी अंदर ही मौजूद हैं, जयराम ठाकुर भी अंदर मौजूद हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अंदर मौजूद है। तो सारा सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अंदर मौजूद है, लेकिन काउंटिंग हॉल के अंदर से कोई जानकारी छन करके बाहर नहीं आ रही है। और तस्वीर यही लग रही है कि मामला टाई का है। शायद यही वजह है कि बीजेपी एक वोट अब दूसरे खेमे का कम करना चाहती है, या चाहती है कि वो काउंट ना हो, ताकि टाई के मामले में टॉस की नौबत ना आए और एक वोट से बीजेपी जीत जाए। देखिए यहां पर अब राज्यसभा चुनाव में वोटिंग में क्या होगा, कौन जीतेगा, उसका सस्पेंस तो बचा हुआ है। लेकिन बीजेपी अपनी आधी रणनीति में जरूर कामयाब हो गई है। सुक्खू सरकार का जो इकबाल था वो तार-तार हो गया है, आबरू लुट चुकी है। और अब बस ये देखना है कि क्या सीट भी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये महत्वपूर्ण है। देखिए सरकारें वैसे भी कहा जाता है इकबाल से चलती हैं, लेकिन सही बात है वो जो इकबाल और वो साख सुक्खू सरकार का वो तो यकीनन खत्म होता हुआ इस राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर आया। जिस तरीके से कड़ी टक्कर बीजेपी ने सुक्खू सरकार को दे दी और घेर लिया सुक्खू को। हिमाचल में देखिए जो बहुमत के लिए नंबर चाहिए वो 35 का आंकड़ा है। इससे कम संख्या होने पर सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। और जिस तरीके से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसके बाद इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व सीएम सुक्खू को बदल भी सकती है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं ज्यादा नाराज विधायक सीएम सुक्खू की कार्यशैली, उनके नेतृत्व से नाराज हैं। ऐसे में नाराज विधायकों को बनाने के लिए सुक्खू को बदला जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि कल वित्त विधेयक पर क्या होने वाला है। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सवाल ये कि क्या कल यानी बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जाएगी या फिर कांग्रेस के बागी हिमाचल में सरकार गिरा देंगे। फिलहाल शिमला से लेकर दिल्ली तक के पावर कॉरिडोर में इन दो बातों की चर्चा तेज है। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों जा सकते हैं इसको समझिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की है। कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके ये संदेश दिया कि वो सुक्खू के नेतृत्व से खुश नहीं है। ऐसे में सुक्खू के खिलाफ विधायकों की नाराजगी को देखते हुए पार्टी आलाकमान नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकता है। अब जरा विधानसभा का नंबर गेम समझिए। कुल 68 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 बीजेपी के हैं और 3 निर्दलीय हैं। बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। अगर सरकार के पास 35 से कम नंबर होते हैं मतलब सरकार अल्पमत में है। अब बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि सरकार बहुमत खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मैं आज मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये सरकार अब बहुमत में नहीं। कल विधानसभा में फाइनेंस बिल पेश किया जाना है। आज की स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि फाइनेंस बिल का सदन में पास होना मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो फिर 11 दिसंबर 2022 को सीएम बने सुक्खू की विदाई तय। और आइए एक बार फिर से आपको शिमला लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जैनेंद्र ने ये बताया, लेकिन ये काउंटिंग वाला पेज वो दरअसल जिन 6 विधायकों की वजह से फंसा है मामला, कांग्रेस के 6 विधायक जिनको लेकर आप ही ने जानकारी पहुंचाई कि साहब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो 6 विधायक कहां हैं, किसके साथ हैं? बिल्कुल रोमाना, देखिए वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की एक अनौपचारिक बैठक हुई। तमाम विधायक एक साथ बैठे और हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ 34 विधायक, 40 विधायक हैं कांग्रेस के टोटल हिमाचल में, उनमें सिर्फ 34 विधायक इकट्ठे हुए। 6 विधायकों का संपर्क फिलहाल पार्टी से नहीं है और सूत्र ये बता रहे हैं कि वो 6 विधायक बीजेपी के खेमे में हैं और उनके साथ में 3 निर्दलीय विधायक, जो कुल 9 वोट बताया जा रहा है कि लगभग ये तय है कि 9 वोट जो है वो बीजेपी को अतिरिक्त मिले हैं, जिसकी वजह से 34-34 पे फिलहाल पलड़ा लग रहा है, बराबरी का पलड़ा लग रहा है। वो 9 विधायक जिनमें 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय, वो एक साथ बीजेपी के खेमे में है और अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं है। वो 6 विधायक आज दोपहर में जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद विधायक दल की जो एक अनौपचारिक बैठक हुई उसमें भी नदारद थे। वो कहां है ये ना कांग्रेस को पता है ना फिलहाल हमें पता है, लेकिन ये पता है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और साफ तौर पर सुक्खू सरकार से वो सभी सुखी नहीं है। उसमें फर्स्ट टाइमर चैतन्य शर्मा भी है जो सबसे यंगेस्ट एमएलए है और उसमें सुधीर शर्मा जैसे 4 बार के एमएलए भी हैं। इन सबको
बीते एक साल में अगर हम कहें तो संभवतः सुक्खू सरकार में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा करते थे, और इस खतरे को ठीक तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ना भांप पाए ना ही सल्टा पाए, और उसका खामियाजा बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जैनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए 6 विधायक, वही विधायक जिन्होंने राज्यसभा की सीट वाला कांग्रेस का पेच फंसा दिया, वो 6 विधायक अब कांग्रेस पार्टी के संपर्क में ही नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने एक अनौपचारिक जो अपने विधायक दल की बैठक बुलाई, उसमें सिर्फ 34 विधायक ही मौजूद थे, और आप जानते हैं 68 कुल विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में, बहुमत का आंकड़ा 35 होता है। मतलब फिलहाल 34 के आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, और ये 6 विधायक फिलहाल बीजेपी के संपर्क में है। कांग्रेस उनसे संपर्क साध नहीं पा रही है। ऐसे में क्या माना जाए? यहां तो सीधे सीधे सुक्खू सरकार जो है उस पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। क्या गिरना तय माना जाए सुक्खू सरकार का, जैनेंद्र कल? देखिए रोमाना, अगर जिस एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत इन 6 विधायकों को कांग्रेस जो है इनकी सदस्यता रद्द कर देती है, तब हाउस की जो संख्या है वो 68 से घट जाएगी, और ऐसे में अभी भी कांग्रेस के पास बहुमत है। और जो कांग्रेस के टॉप सोर्सेस है वो ये बताते हैं कि ये 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस से नाराज नहीं है, वो सुक्खू से नाराज हैं। तो अगर उनके साथ पार्टी संपर्क करने में कामयाब हो जाती है तो संभवतः वो अपना रुख बदले, लेकिन फिलहाल तो नजरें सबकी इस राज्यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के काउंटिंग पर टिकी है। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हारे तो ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ी बगावत हिमाचल में होगी। प्रतिभा सिंह का कैंप भी खुलकर के सामने आएगा, जो फिलहाल इस चुनाव में तो कम से कम सब लोग एक साथ थे, लेकिन ये जो 6 लोग टूटे हैं उनके साथ एक और बगावत संभावित है। लेकिन सब कुछ टिका हुआ है कि राज्यसभा चुनाव का परिणाम क्या आता है। अगर इन 6 लोगों को हटा भी दे, अगर कांग्रेस कांग्रेस इनकी सदस्यता रद्द कर देती है, अगर कांग्रेस भी सरकार पर जाने की पूरी कोशिश करेगी तो अभी भी संख्या बल उनके साथ है, लेकिन अब मामला कभी भी हाथ से कांग्रेस के निकल सकता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डले हैं, और ऐसे में नतीजे आने की घड़ी में सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोटों की गिनती फिलहाल उत्तर प्रदेश में रुक गई है। ये खबर आई है, वोटों की गिनती रोकी गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, क्यों रोकी गई है ये वोटों की गिनती? संजय, क्या है अपडेट? बिल्कुल रोमाना, देखिए वाराणसी के एक विधायक है नील रतन पटेल, उनका वोट बताया जाता है कि उनको एम्बुलेंस में ला करके बाहर ही विधानसभा के, वैसे तो नियम ये है कि जहां पर मैं खड़ा हूं सामने की ओर यहां वोटिंग हो रही थी, यहां वोटिंग कराने के बजाय बाहर ही उनका वोट ला करके और यहां पेटी में डाल दिया गया। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि सुभाषपा के एक विधायक का जो वोट है उसे भी हेल्पर दे करके डलवाया गया, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और साथ ही साथ एक अन्य आपत्ति, इस तरह की 3 आपत्ति समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को दी गई थी, जिनको संज्ञान में लिया है चुनाव आयोग ने, और इसके चलते ये वोटिंग जो है, क्षमा कीजिएगा, ये काउंटिंग जो है इसको रोक दिया गया है। बहरहाल अभी तक ये काउंटिंग शुरू नहीं की गई है, ये हमें भीतर से आए हुए लोगों ने बताया। नहीं तो आपत्तियों को लेकर क्या अंदर किसी तरीके की दलीलें रखी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से? ये जो आपत्ति है, एतराज जो जताया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसके बाद क्या बीजेपी की तरफ से कुछ पक्ष रखा जा रहा है अपना? चुनाव आयोग को उनके सामने क्या दलीलों का दौर चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, निर्वाचन के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा है चुनाव आयोग ने कि आखिरकार ये आपत्तियां जो आई हैं इनके पीछे की वजह क्या है और ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है। इसका जवाब दिया जा रहा है स्थानीय चुनाव आयोग की ओर से, और ये जो राज्यसभा चुनाव करवाया गया है वो सारे के सारे लोग उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है और उसके निस्तारण का इंतजार किया रहा है। जैसे ही निस्तारण हो जाएगा उसके बाद ही काउंटिंग रोमाना शुरू होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई है, काउंटिंग का काम फिलहाल रुका हुआ है। यूपी में काउंटिंग रुकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने दरअसल आपत्ति दर्ज कराई है 3 मामलों में, जिसके बाद फिलहाल उत्तर प्रदेश में काउंटिंग रोकी गई है। एक विधायक को एम्बुलेंस में लाकर बाहर ही वोट डलवाया गया, ये आपत्ति जताई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और क्या क्या आपत्तियां जताई गई हैं, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्या दोबारा काउंटिंग का काम शुरू हुआ या नहीं, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं वीरेश से क्या अपडेट मिल रहा है। वीरेश, अभी देखिए अपडेट की बात है तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं।
कोई कह रहा है कि जो परीक्षण है रोक दिया गया है। हमारे साथ अजय सिंह हैं, अभय सिंह हैं, सब कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष वोटिंग हो रही है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, कहीं कोई धांधली नहीं है। अभय सिंह जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को रखा है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। कह रहे हैं मतदान गुप्त है, जिसको दिखाना होगा दिखाएंगे। गुप्त मतदान है और मतदान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ है। जो लोग भी आए हैं अपना उनको मतपत्र मिला है, उन्होंने वोटिंग की है, उसमें कहीं किसी प्रकार कोई धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुई है। तो कहा है हाय तौबा मच रहा है, सवेरे से मार हाय तौबा, इधर चले गए उधर चले गए, भाई कहाँ से हवा चली गई? देखिए राजनीति में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ प्रोपोगंडा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई हर आदमी के अपनी बातों कहने का तरीका अलग अलग होता है। सबका अपना अपना तरीका है, अपना मत है, जिसको देना है जहां देना है। मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से, जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद है, जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, उनके पास क्या जानकारी है। अभिषेक देखिए, हमारे साथ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सबसे सटीक व्यक्ति बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से आपत्तियां उठा दी गई हैं नीलरतन पटेल के बारे में, क्यों बीमार थे, उनका वोट गलत तरीके से दिलवाया है आप लोगों ने, और उन्होंने दूसरी दो और जो आपत्तियां जताई हैं। ये जो आपत्तियां, आप चूंकि सारी प्रक्रिया को आप खुद देख रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने अब काउंटिंग के समय आपत्ति लगाना, अब ये सारी चीज़ें जान सकते हो अब क्या कारण है इसका। एक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की उनकी मंशा है, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि हम सबको लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए। विधानसभा का जो अंक गणित है, विधानसभा का जो नंबर है, वो नंबर समाजवादी पार्टी उसका आकलन नहीं कर पाई। नंबर एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो ठीक है, आपत्ति है। जो लोग सहजुल इस्लाम जो बरेली के विधायक हैं, उनका वोट इनवैलिड है, उसको लेकर के भी आपत्ति है। उनका जो वोट वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब ये निस्तारण, जो लोग पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी आपत्तियों का निस्तारण, विधि सम्मत जो व्यवस्था होगी उसका निस्तारण उन्हें करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब इस प्रकार की जो व्यवधान समाजवादी पार्टी काउंटिंग में उत्पन्न करने का काम कर रही है, वो उनकी हताशा का परिणाम। आप ये कहते हैं कि व्यवधान उत्पन्न किया, निश्चित रूप से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि अब जो भी उनकी आपत्ति है, जो इलेक्शन कमीशन की टीम है, पीठासीन अधिकारी है, उन्हें अब तो वोटिंग खत्म होगी। आखिरी सवाल है आपसे, अब तो वोटिंग हो चुकी है, कितने आपको जानकारी में समाजवादी पार्टी कितने लोग ने क्रॉस करके आपको वोट? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आए हैं ना आपकी ओर से नंबर, जो नंबर है, नंबर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है, और हमने उसी आधार पर बातचीत करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी पहली वरीयता के आधार पर चुनाव जीते। पहली वरीयता के आधार पर। तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बड़ी बात कह रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए समाजवादी पार्टी ये काम कर रही है, और ये कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता के वोट से ही जीत जाएंगे। एक दावा ये भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती फिलहाल आप जानते हैं रुकी हुई है। गिनती के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुबह से ही सियासी पारा हिचकोले खाता रहा। बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ की जीत का दावा कर रही है, और वहीं समाजवादी पार्टी खेमे में विधायकों के टूटने से निराशा का माहौल है। सवाल तो अब अखिलेश के नेतृत्व पर भी उठने लगे हैं। राकेश पांडे जलालपुर से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। अभय सिंह गुसाईगंज से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। विनोद चतुर्वेदी कालपी से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। मनोज पांडे ऊंचाहार से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। पूजा पाल चायल से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। महाराजी देवी अमेठी से एसपी विधायक, गैर हाजिर रहीं। आशुतोष मौर्य बिसौली से एसपी विधायक, एनडीए को वोट दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत आज दिन भर इन एसपी विधायकों के इर्द गिर्द घूमती रही। दरअसल ये वो सियासी किरदार हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनाव बेशक राज्यसभा का था, लेकिन पटकथा कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की लिखी जा रही थी। दरअसल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव था। 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की थी और 2 सीटों पर एसपी की। लेकिन बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार
संजय सेठ को उतारकर चुनावी बिसात में ऐसा मोहरा चला कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। समाजवादी पार्टी से बगावत करके एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो बागी विधायक हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अभय सिंह आपको नजर आएंगे, राकेश प्रताप सिंह आपको नजर आएंगे, पूजा पाल दिखेंगी। ये सारे के सारे जो विधायक हैं इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। लंबी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद इन सभी ने ये मिलकर तय हुआ और ये सारे के सारे जो है अब जाकर के एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वो मतदान करने जा रहे हैं। अखिलेश के लिए सबसे चौंकाने वाला नाम उनके सबसे करीबी और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे का था, जो रायबरेली की ऊंचाहार से विधायक हैं। विधानसभा में अखिलेश के ठीक पीछे बैठने वाले मनोज पांडे ने देखते ही देखते ऐसा सियासी दांव चला कि अखिलेश बगले झांकने को मजबूर हो गए। ये वोट अंतरात्मा की आवाज पे होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। फिर बाकी वोट किसको दिया हुआ है, शिवपाल सिंह यादव जी एजेंट हैं, वो आपको बता देंगे किसको वोट दिया है। साफ तौर पे आरोप लगा खरीद फरोख्त। जिस जिले से राजनीति करता हूँ वहाँ प्रधानमंत्री राजनीति करता था, वो नहीं खरीद पाया तो किसी और की हैसियत नहीं है खरीदने की। बात अंतरात्मा तक पहुँची तो अखिलेश ने बागियों पर निशाना साधते हुए पूछा कि कल जनता को क्या मुंह दिखाओगे, अपनी अंतरात्मा को कैसे जवाब दोगे। किसका क्या पता कि कौन क्यों जा रहा है। अब सम्मान भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें उसके लिए, लेकिन ये सब कुछ जनता देख रही है। अपनी अंतरात्मा से अगर वोट दिया तो उनकी अंतरात्मा फेस कैसे करेगी जनता को जिसने चुन करके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। बीजेपी वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान अखिलेश के लिए राहत वाली खबर भी आई। नाराजगी की खबरों के बीच पल्लवी पटेल ने दावा किया कि उन्होंने पीडीए को वोट किया है। आज का आपका वोट एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में, पीडीए के लिए। खुल के बता दिए, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पीडीए मतलब क्या? मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा खुल के कोई नहीं बता रहा। पीडीए। क्या नाराजगी दूर होगी आपकी? जो अभी बताया जा रहा है अखिलेश यादव और आपके बीच में काफी तकरार हुई है फोन पर। मेरा कल का मुद्दा भी पीडीए था, आज का मुद्दा भी पीडीए है, कल का मुद्दा भी पीडीए रहेगा। समाजवादी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। राजा भैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक चवन्नी तक नहीं मिली है। सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। सपा का भविष्य अंधकारमय है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है जिसका ना कोई मतलब वर्तमान दिखाई दे रहा है ना भविष्य दिखाई दे रहा है। तो जो समझदार है अपना, वो अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ और देश का भविष्य सबका ध्यान रखते हैं, वो लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं। हमारे प्रत्याशी के पक्ष में अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे रहे हैं तो उनका अभिनंदन है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मतदान। राजा भैया आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख्त की गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। भैया हमको तो चवन्नी नहीं मिली है। अब जिसको मिला हो उससे पूछिए। वो पहले ही देखिए, वो डीलिंग इनकी खुद अमित शाह जी से हुई। किसकी डीलिंग? अखिलेश यादव जी की डीलिंग अमित शाह जी से हुई। बड़ी बात आप बता रहे हैं, अखिलेश यादव की डीलिंग अमित शाह से हुई। इसके बाद तब संजय सेठ का पर्चा भरा गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और यूपी से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और आज दिन भर जिस तरह से राज्यसभा की एक सीट के लिए सियासी खींचतान और दल बदल का दौर चलता रहा, तो उससे साफ है आने वाले चुनावों से पहले एसपी के कई और विधायक पाला बदल सकते हैं। सवाल अखिलेश के सियासी नेतृत्व पर भी उठने लाजमी हैं, जो अपने ही घर के सदस्यों का विश्वास जीतने में नाकाम रहे, और सवाल इंडिया गठबंधन पर भी, जो केंद्र में काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकने का सपना तो देख रही है, लेकिन मजबूत सियासी किलेबंदी करने में बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। तो अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुल 8 विधायक जो बागी हुए, इनमें से 7 ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया, जबकि 8वें का वोट इनवैलिड हो गया। इन 8 विधायकों में से 3 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम मनोज पांडे का। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, मनोज पांडे जो 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मोदी योगी लहर में भी
ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाते रहे वही मनोज पांडे आज बागी हो गए। और माना यह जा रहा है मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। मनोज पांडे के रूप में बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा इलाके में मिल गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, मनोज पांडे जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी, उनका इस तरीके से पाला बदल लेना मतलब सीधे सीधे रायबरेली लोकसभा चुनाव यही मनोज पांडे ने निशाना साधा है? बिल्कुल हो सकता है रोमाना ये निशाना हो उनका, लेकिन आप इस बात को समझिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर रहते हुए जिस तरह से मनोज पांडे एक ब्राह्मण नेता थे और उस पार्टी के भीतर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लूँगा, जिन्होंने साफ तौर पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथों को, हिंदू मंदिरों को निशाना लगाया और उनके बारे में कई अनाप शनाप टिप्पणियां की और मनोज पांडे ने उसका विरोध किया, लेकिन पार्टी के लेवल पर कभी उसका विरोध नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही थी मनोज पांडे को। और अब जब राज्यसभा चुनाव का मौका था और रायबरेली से उनकी महत्वाकांक्षा जागी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में निश्चित रूप से मौका देखकर एक तरीके से चौका मनोज पांडे की तरफ से लगा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में भी राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोट पड़ रहे थे। यहां पर 5वां उम्मीदवार जेडीएस ने उतार दिया था, मामले को रोचक बना दिया था, लेकिन जिस तरीके का नंबर गेम था वही हुआ है। 3 कांग्रेस के जीत सकते थे उम्मीदवार, 3 कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। एक बीजेपी ने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा था, वो उम्मीदवार भी जीत गया है, मतलब जेडीएस के उम्मीदवार की हार। तो कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीत गए, 3 ही उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे थे। बीजेपी ने 1 उम्मीदवार उतारा था, वो भी जीत गया है। जेडीएस की तरफ से जो एक उम्मीदवार उतारकर इस कर्नाटक में भी राज्यसभा के चुनाव को रोचक बनाने की कोशिश की गई थी, तो कर्नाटक में ये फॉर्मूला फ्लॉप हुआ।